हेलो फ्रेंड्स, केडी कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कॉजी कॉन्ट्रैक्ट की। जो लीगल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस यूनिट है यूजीसी नेट कॉमर्स की या यूपीएचएससी कॉमर्स की, उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट है और बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इससे पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करें, हालांकि एनालिसिस पे हमने लगातार आपको वीडियोस हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसकी भी प्लेलिस्ट आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। उसमें अगर आप देखें, उस पूरे लेक्शन को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि कॉजी कॉन्ट्रैक्ट से कई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन एराइज हुए हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और इसको हम लोग यहाँ डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं कॉजी कॉन्ट्रैक्ट की। देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि देयर आर फ्यू कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बेस्ड होते हैं। वैसे अगर एक्चुअली हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, इसके पहले लेसन में हमने बात करी थी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एक एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सबली लॉफुली इन्फोर्स हो जाए, वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक एग्रीमेंट जो कानूनी रूप से वैध करार कर दिया जाए, वो हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी था, उसकी लीगलिटी होनी जरूरी थी। लेकिन ये जो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं जहाँ पर ना ही तो एग्रीमेंट की ज़रूरत है और ना ही तो लॉफुली इन्फोर्सेबल की ज़रूरत है। कुछ ऐसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपको कानूनी रूप से बाध्य करती हैं कि आप इस कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाएंगे और आपको अपनी परफॉर्मेंस को देना पड़ेगा, यानी आपको वन साइड से काम करना पड़ेगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ध्यान से आप इसको समझेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा पूरा का पूरा लेक्चर आपको। देखिए, तो कहा गया कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बेस्ड होते हैं। इन सच कॉन्ट्रैक्ट देयर इज नो नीड ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन। कहा गया इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में ना ही तो ऑफर की जरूरत होती है, ना एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है, ना ही कंसिडरेशन की जरूरत होती है। यानी ना हमने ऑफर दिया, ना हमने एक्सेप्टेंस दिया, ना हमें कुछ मिल रहा और ना हम कुछ दे रहे हैं किसी को, बावजूद उसके कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। So there are cases where law implies a promise and impose obligation on one party while conferring right to other even when elements are contract are not presented। कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई एलिमेंट ऐसा प्रेजेंट नहीं है, बावजूद उसके कानूनी रूप से आपको किसी प्रॉमिस या किसी ऑब्लिगेशन के अंतर्गत दूसरी पार्टी के लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा और दूसरी पार्टी के लिए वो सारे काम करने पड़ेंगे जो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट आपको बताएगा। यानी आप पार्टी को भी नहीं जानते हैं, ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ लिखा है, लेकिन कानूनी रूप से आप बाध्य हो जाएंगे कि आप जो प्रॉमिस कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ रहा है उसे तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। तो बेसिकली कॉजी कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित कुछ बातें हैं। एक दो बातों को और कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोग उन 5 केसेस पे चलेंगे जिनका हम लोगों को काफ़ी समय से इंतजार है। तो दीज प्रॉमिस आर नॉट लीगल कॉन्ट्रैक्ट। कहा गया ये जो प्रॉमिसेस हैं ये लीगली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आते हैं, बट कोर्ट रिकॉग्नाइज देम एज रिलेशन रिसेंबलिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एंड इन्फोर्स देम लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। कहा गया ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन कानूनी रूप से कोर्ट ने आपको उस कॉन्ट्रैक्ट के रिलेशनशिप में बाउंड कर दिया, बांध दिया, और लीगली आप इन्फोर्स हो जाएंगे कि आपको उस कॉन्ट्रैक्ट में इस काम को करना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि आप काम मतलब लीगली कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इन्फोर्सेबल हो जाएंगे और आपको वो काम करना पड़ेगा। अब आगे कहा जा रहा है कि ऐसे केवल 5 केसेस हैं जिन 5 केसेस में मतलब ना ही तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगा, ना ही कंसिडरेशन होगा, ना ही कोई लीगल बात होगी, लेकिन उसके बावजूद कॉजी कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक पार्टी को दूसरी पार्टी के लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा। तो वो पहला पॉइंट जो है वो आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेसेसिटी सप्लाइड टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, सेक्शन 68। तो सेक्शन 68 बताता है कि अगर कोई पर्सन जो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकेपेबल है, दैट मीन्स कि माइनर व्यक्ति है, और माइनर व्यक्ति के लिए उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगर आपने कोई नेसेसिटी सप्लाई करी है, यानी आपने उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कुछ चीज़ें दी हैं, आपने उसकी मदद करी, उसे खाने पीने की सामग्री दी, उसे कपड़े दिए, उस पर्सन को दिए जिस पर्सन की उम्र 18 साल से कम है। अब चूंकि 18 साल से कम है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, तो आपके बीच में और उस पर्सन के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। अब इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ क्रिएट होगा कि भाई जिस पर्सन को आप नेसेसिटी सप्लाई करने का मतलब क्या है कि रोटी कपड़ा मकान, इस तरह जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं ये चीज़ें आपने सप्लाई करी।
जो पर्सन 18 साल से कम उम्र का है वो माइनर हो जाएगा। इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि वो बंदा कानूनी रूप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आपने उसकी ज़रूरत के लिए, उसके जीवन यापन को मेंटेन रखने के लिए आपने कुछ ज़रूरी चीज़ें सप्लाई करी हैं, तो आपके बीच में और उस पर्सन के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा कि जब वो पर्सन, जिस व्यक्ति को आपने ये सप्लाई की है, वो 18 साल से ज़्यादा उम्र का हो जाएगा, उस समय आप उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी में से रिम्बर्समेंट ले सकते हैं। रिम्बर्समेंट का मतलब क्या है? पर्सनल प्रॉपर्टी में से रिम्बर्समेंट उतना ले सकते हैं जितने अमाउंट का आपने उसको सप्लाई किया हुआ था। यानी अगर किसी माइनर व्यक्ति के लिए जिसकी उम्र 18 साल से कम है, उसके जीवन यापन के लिए आपने कुछ पैसे खर्च किए हैं, जब वो बंदा 18 साल से ज़्यादा उम्र का हो जाएगा तो उस बंदे से आप रिम्बर्समेंट ले सकते हैं जो पैसे आपने फ़िलहाल अभी खर्च किए हुए हैं। तो ये हो जाएगा सेक्शन 68 का पहला पार्ट, जो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है, आप इस एग्जाम्पल को यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल इसका डिस्कस करके बता दिया। अब बात करेंगे सेक्शन 69 की। सेक्शन 69 क्या बताता है? इन पेमेंट बाई एन इंटरेस्टेड पर्सन। पेमेंट बाई एन इंटरेस्टेड पर्सन, इसका मतलब क्या है कि आपने किसी पर्सन के बिहाफ से कोई पेमेंट कर दिया। वो पेमेंट करना आपके लिए अत्यंत ज़रूरी था। अगर आप पेमेंट नहीं करते तो उससे आपका नुकसान हो सकता था। आपने उससे कुछ पूछा भी नहीं, आपने जस्ट उसके बिहाफ से एक पेमेंट कर दिया। पेमेंट करना आपके लिए ज़रूरी था, तो जब आप पेमेंट कर देंगे उसके बिहाफ से, तो उस पर्सन के बीच में और आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि वो पर्सन जो पेमेंट आपने किया है उस पेमेंट को आपको वापस लौटाएगा, आपको उस पैसे देगा। हालांकि आपने उससे ना पूछा है, ना ही ऐसी कोई वार्तालाप हुई है कि भाई मेरे बिहाफ से पेमेंट कर देना। आपने सिर्फ अपने हिसाब से उसके बिहाफ से पेमेंट किया है, लेकिन बावजूद उसके उस पर्सन को आपको पेमेंट का रिम्बर्समेंट करना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि एक पर्सन जो है वो जमींदार है और उसकी ज़मीन किराए पर किसी दूसरे पर्सन ने ले रखी है। जो जमींदार है वो मान लो कहीं दूसरे शहर के अंदर रहता है। हुआ ये कि गवर्नमेंट के कुछ उसके ज़मीन पर कुछ लोन वगैरह था या कुछ भी ऐसी कोई फॉर्मेलिटी थी जिस पर कुछ उसके ऊपर, उसी ज़मीन के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट हो गई, और अचानक से गवर्नमेंट के 2 ऑफिसर्स आए उसकी ज़मीन पे और बोले कि भाई इसका पैसा बकाया है, पैसा दो नहीं तो ज़मीन को सीज़ कर लिया जाएगा। अब उस जो किराएदार था, ज़मीन का किराएदार, उसने ज़मींदार से संपर्क करने की कोशिश की। ज़मींदार का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल पा रहा था। अब चूंकि ज़मीन सीज ना हो जाए इसके लिए उसने अपने पास से पैसे ज़मींदार के बिहाफ से उन ऑफिसर्स को दे दिया। अब जब बातचीत हुई ज़मींदार से, तो ज़मींदार को ये पेमेंट उस किराएदार को देना पड़ेगा, क्योंकि ये नेसेसिटी एक्सपेंस मतलब पेमेंट है। जो नहीं किया जाता तो ज़मींदार का इस किराएदार का नुकसान हो सकता था। तो ये बेसिकली बताता है सेक्शन 69, पेमेंट बाई एन इंटरेस्टेड पर्सन। आई थिंक इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर ऑफर या एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है, ना ही कोई एग्रीमेंट हुआ था कि मैं तो आपके बिहाफ से पेमेंट करूँगा, बट पेमेंट किया गया और उसका रिम्बर्समेंट आपको मिल जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे सेक्शन 70 पे। यहाँ कहा जाता है कि ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन इंजॉइंग फॉर द बेनिफिट ऑफ ग्रेट्युटोस सर्विसेज। अगर आपने सशुल्क सुविधाओं का लाभ उठाया है, सशुल्क सुविधाओं का अगर आपने लाभ उठाया है, तो इसका मतलब यह है कि उसके बदले में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल से आप इस बात को समझिएगा। मान लीजिए कि एक रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट है, वहाँ पे खाना वगैरह खिलाया जाता है। आप तुरंत रेस्टोरेंट के अंदर एंट्री आपने मारी, सामने टेबल लगी थी, आप जाके टेबल पे बैठे। टेबल पे आपने बैठे और वहाँ पे कॉमन एक ही तरीके खाना सबको दिया जाता था। मान लो सिर्फ दोपहर का समय था तो ज़्यादातर सब लोग लंच कर रहे थे, तो सामने वाला एक वेटर आया, उस आपके लिए पूरी थाल लेकर आ गया। आपने आराम से खाया पिया और आप उठे बाहर चल दिए। ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर प्रॉपर खाना खाएंगे पिएंगे तो इसका मतलब ये है कि जब आप उसका बिल पे करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो खाना मिल रहा है वो कैसा खाना मिल रहा है, वो सशुल्क मिल रहा है। दैट मीन्स कि नॉन ग्रेट्युटोस एक्ट है, इसके लिए चार्ज पे करना पड़ता है। आप कहें कि नहीं भाई मैंने तो कोई बात नहीं करी थी, ना ही तो मैंने खाना ऑर्डर किया था, आप ही खुद लेके मेरे पास आ गए थे, तो इसका ये आपका ये एक चीज़ वहाँ पे गलत माना जाएगा। दैट मीन्स कि इस केस में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसे हम बोलते हैं क्या? ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन इंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेट्युटोस सर्विसेज या नॉन ग्रेट्युटोस एक्ट। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ बातें इससे संबंधित हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम के अंदर इन्हीं से क्वेश्चन बन सकता है। पहली चीज़ क्या है कि ये चीज़ प्रूफ होनी चाहिए। ये आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो सर्विसेज हैं वो नॉन ग्रेट्युटोस सर्विसेज हैं, यानी कि सशुल्क सुविधाएं हैं। ये बात कंफर्म करनी पड़ेगी। दूसरी, द एक्ट दैट इज़ डन थिंक डिलीवर आर लॉफुल। कहा गया जो चीज़ डिलीवर की गई हो, जो खाना दिया गया या जो भी चीज़ दी जाए वो लॉफुली हो, कानूनी रूप से सही हो, कोई इलीगल चीज़ ना हो।
नेक्स्ट है ही डिड नॉट डू सो ग्रेटिटुअसली। इसका मतलब क्या है कि इससे पहले या जो भी काम चल रहा था, जैसे मैंने खाने का एग्जांपल लिया, तो खाना बाकी और लोगों को फ्री में ना खिलाया जाता हो। अगर और लोगों को फ्री में खिलाया जाता होगा तो भैया आपको भी फ्री में खिलाना पड़ेगा। अगर सब पैसे दे रहे हैं तो फिर आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट है द अदर पर्सन इंजॉय द बेनिफिट, और सामने वाले ने उसका बेनिफिट इंजॉय किया हो। आपने खाना परस दिया, सामने वाले ने खाना खाया ही नहीं, खाना नहीं खाया, वैसे ही उठ के चला गया, तो फिर पैसा नहीं पे करेगा। क्यों? क्योंकि उसने तो ना कहा था आपसे, आप अपने आप लेके आ गए और उस बंदे ने मना कर नहीं खाया, तो उस केस में पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो बातें या इसकी जो कंडीशंस हैं वो आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। अब बढ़ेंगे हम लोग सेक्शन 71 पे। सेक्शन 71 क्या बोलता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। ये क्या बताता है? ये कहता है कि जब कभी आप कोई भी ज़मीन पर पड़ी हुई वस्तु को पाते हैं, जब कभी आप कोई भी पड़ी हुई वस्तु को पाते हैं, तो जैसे ही आपने उस प्रोडक्ट को उठाया तो आपके बीच में और उस प्रोडक्ट के असली मालिक के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉजी कॉन्ट्रैक्ट उत्पन्न हो जाता है कि आप उसके ओरिजिनल मालिक को ढूंढेंगे और ढूंढने के बाद इस चीज़ को उस पर्सन को क्या करेंगे? हैंड ओवर कर देंगे। तो इसे हम बोलते हैं क्या? फाइंडर ऑफ गुड्स। इसलिए अगर कोई पड़ी हुई वस्तु आप पा जाएं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपका हो गया, वो अभी भी उसी बंदे का है जिस बंदे की इस पर ओनरशिप है, और आपको उस पर्सन को ढूंढ के उसे प्रोडक्ट को वापस करना पड़ेगा। कुछ कंडीशन इससे संबंधित हैं। जरूरी नहीं कि आप उस पर्सन को ढूंढें ही, आप उस पर्सन को ढूंढने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर वो पर्सन मिल जाएगा तो बहुत ही सभ्यता के साथ आप इस प्रोडक्ट को उसे वापस करेंगे, और इसके बदले में आप उससे कुछ जो कंपनसेशन है वो ले सकते हैं। और कंपनसेशन का जो मैक्सिमम अमाउंट होगा वो उसकी कॉस्ट से 20% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछा जा चुका है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, कुछ और संबंधित बातें हैं। टू टेक केयर द गुड्स एज पर्सन ऑफ रेगुलर प्रोड्यूस। कहा गया कि जो गुड्स आप पड़ा हुआ पाएंगे उसकी बाकायदा देखभाल करेंगे, ठीक उतनी ही देखभाल करेंगे जितनी कि आप अपने ओरिजिनल गुड्स की देखभाल करते हैं। नॉट राइट टू अप्रोप्रिएट द गुड्स। कहा गया आप उस गुड्स को अभी फ़िलहाल अपने उसका ओनरशिप आप नहीं ले सकते हैं और आप उसका अभी यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिस्टोर द गुड्स टू हिज ओनर इफ़ फाउंड। कहा गया अगर आप उस मालिक को पा जाएंगे तो उसे क्या करेंगे? इस गुड्स को लौटा देंगे, यानी वापस कर देंगे। लेकिन कुछ और कंडीशन है। अगर मान लीजिए नहीं पाते हैं, आप बड़ा प्रयास किया आपने ढूंढने का, नहीं पाएंगे, तो उस केस में क्या होगा कि फिर आप इसका रिवर्स टाइटल आपको मिल जाएगा, यानी आपको मालिकाना हक मिल जाएगा और फिर आप उसका एंजॉय कर सकते हैं। यानी आपने पूरी कोशिश करी, पूरी जान लगा दी, लेकिन उसका मालिक ढूंढने नहीं मिला। जब ढूंढने नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे? फिर आप उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं 5वें केस की, मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन। कहा गया अगर कभी कोई अमाउंट जो है मिस्टेक से आपको मिल जाए, कोई अमाउंट आपने बाय मिस्टेक किसी को पे कर दिया, तो सामने वाले की जिम्मेदारी है कि ये अमाउंट आपको वापस करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हमें अमाउंट ट्रांसफ़र करना था मिस्टर ए को, और मतलब सपोज मेरी ऑफिस के अंदर बहुत सारे कर्मचारी हैं, मिस्टर ए बी सी इस तरीके से, तो दो नाम ऐसे हैं जो बिल्कुल मिलते थे। एक मान लो मिस्टर ए गुप्ता थे और एक मिस्टर ए गुप्त थे, दोनों के नाम लगभग मिलते जुलते हैं। पेमेंट करना था मिस्टर गुप्ता को, गलती से पेमेंट हो गया मिस्टर गुप्त को, ठीक है। जैसे ही गलती से पेमेंट हो गया तो यानी अब मिस्टर गुप्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पेमेंट हमें रिम्बर्स करना पड़ेगा। अब वो कहे नहीं मैंने तो आपसे नहीं कहा था मुझे पेमेंट आप कर दो, आपने ही कर दिया, नाम ने पूछा था, तो ऐसा नहीं होता भाई। अगर आपके अकाउंट में बाय मिस्टेक पैसा आ गया है तो आपको वो पेमेंट वापस करना पड़ेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कौन बताता है? ये सेक्शन 72 बताता है, मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन, या कुछ जोर दबाव से अगर कोई पेमेंट आपसे लिया गया है तब भी आपको पेमेंट वापस करना पड़ेगा, और अगर मिस्टेक से पेमेंट हुआ है तब भी आपको रिफंड करना पड़ेगा। तो ये 5 ऐसे केसेस थे जिनमें कॉजी कॉन्ट्रैक्ट होता है। आई थिंक ये जो पूरा कंसेप्ट है आपको समझ आया होगा, पूरा लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए नॉलेजेबल रहा हो, तो आप इस लेसन को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो तो आप कर लें, ताकि इस तरीके के जो भी लेक्चर्स हैं आपको प्राप्त होते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।